तो दोस्तों, इस शो में आज बहुत स्पेशल होने वाला है। इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे चर्चित व्यक्तित्व होते हैं जिनको परिचित कराने में गर्व की अनुभूति होती है। गर्व करना तो बनता है, क्योंकि इनके जीवन के परिवर्तन की कहानी सभी का सर गर्व से ऊंचा करता है। तो हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी से जो अनमोल है, जिससे कि सिर्फ संतोष की अनुभूति होती है, जिसके लिए हम सभी को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और धैर्य भी रखना पड़ता है। एक कटु सत्य है कि हम जितना संघर्ष करते हैं उतना ही संतोष मिलता है। तो आज हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। बस आपका साथ और प्यार यूं ही मिलता रहे और हम सब अपने जीवन में सुख शांति का आनंद लें। तो आपका स्वागत है हमारे इस नए शो में, संतोष, जिसका हमने नाम रखा है। ये पहला एपिसोड है और हम बात करेंगे एक अध्यापक से जिन्होंने अपने जीवन की यादों को कुछ अलग प्रकार से संजो के रखा है, जिससे आप भी प्रेरणा ले सकते हैं और इसको देखने वाले जितने भी लोग होंगे वो भी एक अनुभव लेंगे और प्रेरित होंगे। आपने अपने जीवन में जो ये एक नया जिससे प्रेरित हुए और आपने जो है ना सिक्के पहले कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जहाँ तक मैं सही हूँ, आपने जो है ना भारतीय डाक जो है वो आपने एकत्रित करना शुरू किए और आपने जो है ना महात्मा गांधी जी के जीवन पर आपके पास बहुत अच्छा अद्भुत कलेक्शन है और आपने उस पर पूरी एल्बम बना रखी है। इसके साथ ही आपके पास पुराने बादशाहों के, मतलब ये हमारा 1947 से देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले जो राजा थे या अंग्रेज थे उनके भी आपके पास जो है सिक्के हुए हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे अद्भुत कलेक्शन है। कुछ लोग जो होते हैं वो ये करते हैं, या तो सिक्के इकट्ठे करते हैं या टिकट इकट्ठे करते हैं। आपने तो इन सभी का एक संग्रहालय बना रखा है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हर किसी की जो है ना बहुत लंबी मेहनत होती है, जिसमें उसका बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, उसको उस चीज़ में धैर्य रखना पड़ता है, समाज भी उसको अलग अलग नज़रिए से देखता है, फिर वो इन सारी परेशानियों को पार करते हुए और इस मुकाम तक पहुंचता है। तो आपके एक कलेक्शन की कुछ झलक जो है हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तो आप सभी दोस्तों के लिए ये एक स्पेशल एपिसोड है। सर का पूरा कलेक्शन अभी हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जो बहुत अद्भुत है। स्टार्ट करें, ठीक है? अच्छा सर, इसी के साथ अब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। पूछिए प्रेम से पूछिए। हाँ, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपको इस काम के लिए, या यूं कहें ये करने के लिए, आप किसी न किसी एक घटना से प्रेरित तो हुए होंगे। ऐसा है भाई साहब, हम मूल रूप से मेरे पिताजी पहले भारत और पाकिस्तान एक छोटा भाई बड़ा भाई की तरह था, मतलब एक ही था बिल्कुल। जैसे एक पिताजी के दो लड़के थे, तो एक हिंदुस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया बिल्कुल। तो हम रहने वाले मूलतः मीरपुर खास जिला है बिल्कुल पाकिस्तान में। हम मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, पिताजी का परिवार। तो मेरे पिताजी के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी बिल्कुल, और मेरे भी 4 भाई और एक बहन है, और मेरे स्वयं के 4 लड़के और एक लड़की है, जो बहुत को मालिक की दुआ से ये 4 और 1 का रेशियो चल रहा है अनवरत। और मालिक को कहूँगा कि अब तो आने वाले समय में भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए वो तो क्रम टूट गया। और मैं मेरे पिताजी सन 47 में जब देश का विभाजन हुआ, तो यहाँ मेरे पिताजी का ससुराल था और मेरे ताऊ जी का भी ससुराल था। तो यहाँ आके उनकी शरण में ठहर गए, और फिर हमने हमारे वहाँ पाकिस्तान में जो हमारा मकान था उसका जो क्लेम की राशि बनती है वो मिला था, तब वो कोई उनसे जमीन खरीदी। और मेरे नानी जी के पास जो मेरे नाना जी का स्वर्गवास वहाँ हो गया था, तो मेरी माँ जो मेरी नानी जी की इकलौती थी, तो उनके पास पैसे थे 2500 रुपये चांदी के, तो उनसे फिर उन्होंने मकान बनाया और हमारा भी जीवन यहाँ, हमारा जन्म इसी
मकान में हुआ जो हम चौटन रोड फायर गैस एजेंसी के पास रहते हैं। और मेरे नानी जी के पास जो है कुछ पाकिस्तान के मतलब इंडिया के पाकिस्तान एक ही था तो कुछ सिक्के थे, तो मैं वहाँ से मैंने प्रेरणा नानी जी से ली और वहाँ से मैं शुरू हो गया। फिर मैं 91 में पुष्कर गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि पुष्कर मंदिर के आगे आदिवासी औरतें और गरीब औरतें वो एक छाबड़िया में सिक्का लिए बैठी थी, पुराने राजा महाराजा एक दूसरे। मैंने कहा इनको मालूम नहीं है सिक्के की कीमत क्या है और सिक्का किस सन का है, किस महाराजा का है। तो मैंने वहाँ पुष्कर मंदिर के आगे भी काफ़ी सिक्के खरीदे और वहाँ से मैं शुरू हो गया। सिक्के की मेरी ललक वहाँ से शुरू हो गई, तीव्र इच्छा जागृत होगी कि मैं और कितना कर सकता हूँ। फिर आगे करता गया और आज आपके सामने हूँ। आपने मेरे इस सिक्कों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की और आपने उसको फोटोग्राफ लिए। आपकी उम्र अभी सिर्फ 67 है जी। आप रिटायर हैं टीचर से जी। और आपके पास जो है 1 शताब्दी के सिक्के हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा है। जी जी है ना जी। तो आपने जब वहाँ से कलेक्शन स्टार्ट किया और आपको उसकी वैल्यू पता चली, तो फिर वहाँ से आपकी ये यात्रा शुरू होती है। जी जी। आपको उस घटना ने प्रेरित किया। अभी आपने बीच में हमें बताया कि आप पाकिस्तान से यहाँ आए थे, ये भी मेरे पिताजी आए थे। मैं गलत था, आपके पिताजी आए थे। तो आपकी ये भी एक अद्भुत कहानी है, इस पे भी हम अब बाद में चर्चा करेंगे। जी जी। है ना जी, ये भी सबको पता चलना चाहिए कि मतलब वो समय कैसा था कि वहां से यहाँ तक आए थे। अभी हम भारत के शरणार्थी हैं। हाँ थे, अभी नहीं है। हाँ है ना जी। अभी हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। जी जी। है ना। तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि आपसे कि आपको इस काम को करने में कठिनाइयां को सामना तो करना पड़ा। जी हाँ, बहुत कठिनाइयां तो आती है। तो आपकी एक मतलब बहुत ही ज्यादा जिस समय आप परेशान रहे होंगे इस चीज को लेके, समाज से या अपने ये कलेक्शन को लेके, कोई एक घटना बताइए। घटनाएं तो हमेशा आती रहती है आदमी के सामने। दिन में 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल। आदमी प्रतिपल हर घटना का सामना करता है। बिल्कुल। जैसे चलते हुए आपके सिर पर कबूतर टकरा गया, हाँ तो घटना तो हो ही गई नहीं। बिल्कुल हो गई। तो ऐसी घटनाएं अनवरत होती रहती है। आदमी को फूंक कर पांव रखना पड़ता है। तो घटनाएं होती रही और मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलता रहा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने मेरे वेतन से निकाल के और पैसे खर्च करके पूरी तनख्वाह डाल दी सिक्का खरीद करने के लिए। जैसे 1880 का सिक्का है, जॉर्ज क्या एडवर्ड का है, तो उसको लेने के लिए 80,000 रुपए लगे। तो मेरी तनख्वाह 80,000 थी नहीं, फिर भी मैंने 80,000 का सिक्का खरीदा। 98 है वो, तो फिर भी मैंने वो सिक्का खरीदा। तो मेरे संग्रह में रखना था। बिल्कुल। तो घटना चाहे परिवार में मेरी पत्नी चाहे मेरे को कितने ताने दे, तो मैं उसके ताने सहन करता था। और मैं सिक्के इकट्ठे करता था और कर रहा हूँ। और बच्चे भी मेरे को कहते थे कि मेरी फीस भरनी है, तो वो भी राज्य सरकार से लोन लेके भरता था। बिल्कुल। मतलब आप ऋण लेके करता था काम। घटनाएं तो खूब हुई, लेकिन मैंने उस घटना को अपने दुख दर्द में शामिल नहीं किया। नहीं, आपका कोई एक पल ऐसा आया होगा कि आपने सोचा होगा ठीक है कलेक्शन हो रहा है। कभी एक पल ऐसा आया आपकी लाइफ में कि ठीक है अब ये हो गया, जब शौक था सब कर लिया, अब जो है कोई छोड़ो इसको, अब यहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर आप वहाँ टूटे नहीं और फिर आपने छोड़ा नहीं है, छोड़ना नहीं है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। कोई एक पल तो ऐसा आया होगा जहाँ पे इसको लेके परेशान रहे होंगे। देखो सर, मैंने कई लोगों को सिक्के दिखाए, उनमें से मेरे सिक्के चोरी भी हो गई। अच्छा। तो उसमें मेरे को लगा कि ऐसा शौक क्यों करें, घाटे का सौदा है। जैसे मेरे घर कोई सिक्के देखने आए, तो मैंने उसको दिखाए, और कोई बच्चा बच्ची घर पर नहीं था, चाय कॉफी लेने के लिए रसोई घर में गया, पीछे से उसने सिक्के जेब में डाल दिए। तो कोई मेरे घर सीसीटीवी कैमरा है नहीं, कोई चौकीदार है नहीं। बिल्कुल। तो उस समय मेरे को थोड़ा सोचना पड़ा कि ये आदमी, हमने तो एक तो इसको सिक्के दिखाए, घर के अंदर बुलाया और वो आए, और वही उल्टी चोरी कर ली, तो मेरे सिक्के उस संग्रह में कम हो गए नहीं। तो मैं उसकी तलाशी तो ले नहीं सकता। नहीं ले सकते, ये अपने भारत में अतिथि देवो भव की भावना है। बिल्कुल। आए हुआ मेहमान देवता है। तो उस भावना को मैंने अपनी कुंठा मतलब
अपने दिल में रखी और उसको कुछ नहीं बोला, भाई सिक्के चोरी कर लिए तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे पुरुषोत्तर राम भगवान और देगा। सिखाया है कि अपनी मर्यादा का मान खुद रखना है। हाँ। कभी मर्यादा नहीं तोड़नी है, तो सबकी जो मेहनत का है सम्मान तो करना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं हुई सर। हाँ, तो मैं उसका भुगत भोगी हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, फिर भी मैं टूटे नहीं, आपने इसको जारी रखा। जी हाँ, जिसको आज हम देख पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है जी जी कि हमने ये सब देखा। जी। शायद ये पल हर किसी की लाइफ में नहीं आता है, ये आप तब अनुभव करेंगे जब आप इसको देखेंगे। वाकई में आप कहेंगे कि ये एक अनूठा संग्रह है। सर को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है इसी के ये संग्रह के लिए। और एक समय पहले सन 2010 की बात है, सर का जो अभिलेख है इसी संग्रह के ऊपर सन 2010 में मैगजीन में भी पूरा मतलब 2 पेज का मैगजीन में सर का पूरा कवर किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज हम 2022 में बात कर रहे हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं पहले आप सभी को मेरी ओर से तन मन से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत करता हूं। भारत माता की जय बोलते हुए मैं प्रारंभ कर रहा हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव बिखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसी शख्सियत एक हमारे सामने हमारे देश में सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी, वो शिक्षक भी थे और अपने भारतवर्ष के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरु शब्द का अर्थ। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, दोनों का शाब्दिक अर्थ बनाते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो कौन है, आप सबको मालूम है। आपके बच्चे सुबह उठते ही स्कूल जाते हैं, वो हमारे गुरुदेव है, आज उनको शिक्षक बोलते हैं। वो मैं भी एक शिक्षक हूँ और आप शिक्षा के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ अपने बच्चे को अध्ययन कराते हैं, ये अपने आप में अब गौरव की बात है। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। ये बात सत्य है कि शिक्षक मेहनत करता है तब वो मेहनत बच्चों में दिखती है, तभी उसका पढ़ाना सार्थक है, अन्यथा वो पढ़ाने में पढ़ाना नहीं है। अब मैं आपको अध्यापक की परिभाषा की विवेचना करता हूं। अ का मतलब होता है अध्ययनशील, ध का मतलब होता है ध्याननिष्ठ, या का मतलब होगा याज्ञिक यानी जानकार, प का मतलब परोपकारी, परोपकार करने वाला, क का मतलब कर्मशील। इस तरह अध्यापक की ये पूर्ण परिभाषा है जो मैं आपके सामने परिलक्षित की। भारत में अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर भरण पोषण करने वाला। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था वो गुरुओं द्वारा बनाई गई थी और अनवरत कई शताब्दियों तक चलती रही। वानप्रस्थ पहला आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम, चौथा वृद्धाश्रम। ये चारों आश्रम मनुष्य की उम्र 100 साल आंकी गई थी, उस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया था। प्रत्येक मनुष्य 100 वर्ष की अवस्था तक अपने इन आश्रमों का पालन करता था और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही वह अपनी शिक्षा दीक्षा लेता था। वह व्यवस्था निर्धारित थी और उसका पालन करना अति आवश्यक था। प्राचीन भारत में नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय थे जो दुनिया के आधे से अधिक देशों से यशस्वी शिक्षक भारत में अध्ययन करने के लिए, जिसमें भारत के चाणक्य, पतंजलि, विदेश से आने वाले चीन से वेनचांग और फाइयान वो प्रमुख शिक्षार्थी थे। उन्होंने और उनके साथियों ने सैकड़ों विद्यार्थियों ने मिलकर यहाँ विद्या अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में पहले 16 से लगाकर 21 विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें प्रमुख विषय निम्नानुसार है, जैसे आखेट शास्त्र, युद्ध शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, औषधि शास्त्र, योग शास्त्र, शरीर शास्त्र और कई तरह की शास्त्र होते थे। इन विषयों के अलावा भी शिक्षा गुरुओं द्वारा दी जाती थी और गुरुओं से ये शिक्षा विद्यार्थी आदरपूर्वक ग्रहण करते थे। भारत पहले से ही दुनिया का सिरमौर गुरु देश
था और आज भी पूरी दुनिया में भारत गुरु देश। भारत ने दुनिया को संपूर्ण ज्ञान दिया और आविष्कार किए और आविष्कार बताए। दुनिया के वैज्ञानिकों ने हमारे देश के ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में जो सिद्धांत और तर्क दिए गए हैं उनको चुराकर आविष्कार करके वैज्ञानिकों ने अपना नाम कमाया और अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। एक कहावत के अनुसार ये लागू होता है कि गुरु तो गुड़ बन गया और चेला शक्कर बन गया। ये भारत पर वाक्य चरितार्थ होता है। हमारे देश में एक महान शिक्षक एवं दार्शनिक का जन्म दिनांक 5 सितंबर 1888 में पिता श्री वीरा स्वामी के घर माता सीता माँ की कोख से गांव तिरुतनी जो तमिलनाडु में है वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लिखा। उनके पिताजी गरीब परिवार से, वे विद्वान तो थे ही, उनके साथ साथ वे राजस्व विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने बचपन में गरीबी एवं कई कठिनाइयों का सामना करते हुए विद्या अध्ययन किया। उनके घर में धार्मिक कार्यक्रम होते रहते थे। उनका बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति में बीता। वर्ष 1896 में 4 वर्ष क्रिश्चियन लूथरन मिशन में शिक्षा ग्रहण की। 1904 से मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया। वे बहुत मेधावी एवं कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। यहाँ उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के तहत बाइबल का गहन अध्ययन किया। विशेष योग्यता दर्शाने पर कई पुरस्कार दिए गए। उन्होंने वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का गहन अध्ययन किया, जिससे उनके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वर्ष 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में विशेष योग्यता हासिल की। वर्ष 1904 में मद्रास विश्वविद्यालय से कला विषय में परीक्षा उत्तीर्ण की। दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्ति के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में वर्ष 1916 में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन के लेखों एवं भाषण विश्व में अपना विशेष स्थान रखते हैं। वर्ष 1903 में 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 10 वर्षीय शिवाकाशु नाम की एक लड़की से शादी करवा दी गई। उस समय ये बाल विवाह का प्रचलन था। वे 3 वर्ष उनके साथ रहे। वह तेलुगु व अंग्रेजी भाषा की जानकार थी। आर्थिक तंगी के कारण वे छात्रों को ट्यूशन भी किया करते थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान कई शोध भी किए और नवाचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कई शोध पत्र भी लिखे और प्रकाशित करवाए। उन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म पर चर्चाएं एवं भाषण दिए। हिंदू शास्त्रों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने माना कि हिंदू संस्कृति समूचे विश्व में वृहद एवं अतुलनीय है। वे संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय के रूप में मानते थे और ब्रिटेन के एडिनबर्ग में विशेष भाषण दिया था। शिक्षा के द्वारा संपूर्ण मानव को एक होना चाहिए। पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, मानव मात्र में भाईचारा हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं हो। वे मानते थे कि पढ़ने के साथ सारे छात्र उनकी बातों को अच्छी तरह सुने। उन्होंने 1909 से 1921 तक दर्शन शास्त्र पढ़ाया। उनका वेतन मात्र 37 रुपये 37 रुपये था। आज के समय में ये बहुत अपने को कम लगता है। शिक्षा मनोविज्ञान में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। वर्ष 1918 में मैसूर में प्रोफेसर रहे। वे 6 वर्ष तक यूरोप व अमेरिका में रहे। पुनः स्वदेश भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार व सहयोग दिया। वर्ष 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मुलाकात की। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। भारत में शैक्षिक सेवा के साथ साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी में भाग लेना कानून के खिलाफ था तथा न ही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया जा सकता था। ऐसी स्थिति
बिना कोई परवाह किए राधा कृष्णन ने उस अधिवेशन में भाग लिया। नेहरू जी उनसे काफी प्रभावित हुए। वर्ष 1929 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भाषण दिया। 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई थी। 1932 से 1936 में कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रहे। 1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। 1942 से 1952 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। 1953 से 1945 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। 1946 से 1951 तक वे विदेश में यूनेस्को में रहे। 1952 से 1961 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उनके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित कराया और उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया। ये भारत के लिए गौरव की बात है। दिनांक 13/5/1962 से 13/5/1967 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर मैंने जो आपके सम्मुख प्रकाश डाला है, मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस कहानी ने हमको कहीं ना कहीं अपने जीवन के किसी पल से जोड़ा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इसी तरह के किसी अन्य प्रेरित करने वाली कहानी से परिचय करवाएंगे। आप सभी से आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।